तो हमारी जो ये टॉपिक है नया, ये है पार्टिकल फिजिक्स। अब पार्टिकल फिजिक्स के अंदर इसको क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये क्लासिकल फिजिक्स जो अभी तक हमने पढ़ी है ना, उससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इस पे हम ज्यादातर बात कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका फीचर है जो कि है लाइट। लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो जी। सबसे ज्यादा डिबेट जो चीज है ना इस फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स में, वो है नेचर ऑफ लाइट। अब मसला ये है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इट इज अ पार्टिकल, कुछ कहते हैं लाइट इज अ वेव। अच्छा, जो पार्टिकल कहते हैं वो उसके एविडेंसेस देते हैं, जो वेव्स कहते हैं उसके एविडेंसेस देते हैं। तो फाइनली ये तय हुआ कि भाई लाइट इज हैविंग अ डुअल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। सो समटाइम इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, समटाइम इट बिहेव्स लाइक अ वेव। जी। जी। तो सबसे पहले हम पार्टिकल नेचर समझते हैं लाइट का, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं सारा ना पार्टिकल नेचर। इन क्लासिकल वेव थ्योरी दैट, जो न्यूटन वगैरह ने दी थी, हाइजन ने, और न्यूटन, हाइजन ने तो खैर वेव थ्योरी दी थी। क्लासिकल वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज अज्यूम टू बिहेव एज अ वेव, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी तक हमने जी। पढ़ी, क्या है? वेव ही पढ़ी है क्लासिकल वेव थ्योरी में, ठीक है। दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिबिट्स phenomena such as diffraction and interference। ये हमने एस फिजिक्स में पढ़ा था कि डायफ्रेक्शन भी होती है, इंटरफेरेंस भी होती है। जी। However, experiments from the last century, such as photoelectric effect and atomic line spectra, can only be explained if EM radiation assumed to behave like a particle. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे भी आगे डिटेल में। वो ये है कि किसी मेटल के ऊपर अगर हम लाइट फॉल करवाते हैं ना, तो उसकी दूसरी साइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये इसी इन्वेंशन के ऊपर, इसी थ्योरी के ऊपर आइंस्टाइन को, एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। जी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पिक्चर ट्यूब इन द टीवीज वी यूज। कि भाई एक साइड पे अब इलेक्ट्रिसिटी तो दूसरी साइड से लाइट निकलेगी, या वाइस वर्सा, एक साइड से लाइट तो दूसरी साइड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो पार्ट चार्जेस से निकलती है। जी। चार्जेस किस में होते हैं? एटम में होते हैं। एटम क्या है? पार्टिकल है। तो इस तरह तो हम कहते हैं लाइट फिर वो है पार्टिकल नेचर है इसको, ठीक है। तो जी। ये बेसिकली एक डिबेट है। So these experiments सही। have formed the basis of quantum theory, which will explain explored in detail in this section. तो इसके बाद फिर एक थ्योरी आई जिसने दोनों को एक एक जगह पे जो है ना एग्री करवाया कि भाई ये लाइट का डुअल नेचर है। हमने अगर डुअल नेचर है तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करें इसकी डुअल नेचर को? तो एक थ्योरी आई जिसे कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स, PLANK, ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। उसने फिर इनके नेचर को एक्सप्लेन किया। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने से पहले हम पहले फोटोन को समझेंगे। व्हाट इज फोटोन? बेसिकली हमें पता है कि लाइट जो है ना, एक कॉन्सेप्ट है कि लाइट कम्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अलग अलग जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हैं। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल जो रैंडम एग्जांपल देता हूँ, 2 मेगा जूल की एनर्जी है एक पैकेट में। तो अगर 4 पैकेट आ रहे हैं तो 8 मेगा जूल आ रही है लाइट के साथ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये क्वांटाइज्ड जी। बेसिकली ना, क्वांटाइज्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम दूध लेने जाते हो और तुम्हें अगर वो लेना है, कोई कंपनी का दूध है, ऑल्फर्स का दूध लेना है, तो वो तुम्हें कहेंगे भाई हमारे पास जो है 250 ml है, 500 ml है और 1000 ml है। तो तुम जी। बोलोगे नहीं कितने का है 1000 ml? तो वो कहेगा भाई 160 रुपीज का है। तो बोलोगे नहीं मुझे तो 130 रुपीज का चाहिए, तो वो आपको नहीं दे पाएंगे ना ऑल्फर्स वाले। वो आपको कहेंगे आप एक काम जी। करो, जो लूज मिल्क मिलता है वहां से ले लो। वो दे देगा आपको वेट करके। तो वो जी। क्वांटाइज्ड होगी ना क्वांटिटी की, भाई ये 3 पोर्शन है, 3 मासेस हैं, इनमें अवेलेबल है, इसके अलावा नहीं है। तो लाइट में भी यही है जी। कि लाइट की जो एनर्जीज है ना वो पैकेट्स में है। यानी 1 2 3 4, मतलब फ्रैक्शंस में नहीं है, पैकेट्स में है। और उनके अंदर एनर्जी फिक्स्ड है, तो इसलिए हम इनको क्वांटम कहते हैं। जो हम ये थ्योरी पढ़े ना, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसने ये हमें आइडिया दिया कि लाइट हैज पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जी। एंड दैट पैकेट ऑफ एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एंड मतलब कोई भी वेव है ना, उसने तो ओवरऑल बात की कि कोई भी वेव हो, सिर्फ लाइट ना हो, एनी एनी वेव इज हैविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी। But for only light, that packet of energy, that quantum is called photon, ठीक है। जी। वैसे तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी सबके अंदर होंगी, सारी वेव्स होंगी, इनविजिबल वेव्स में भी होंगी।
लेकिन लाइट की जो वो है ना पैकेट्स ऑफ एनर्जी लाइट के अंदर, उनको इसने नाम अलग से दे दिया। उसको ये क्वांटा नहीं बोल रहा, मतलब कि बाकी तमाम पैकेट को तो क्वांटा कहते हैं ना इन जनरल। तो ये उनको क्वांटा या क्वांटम नहीं कह रहा, ये कह रहा है भाई लाइट के लिए हमने डिफरेंट नाम रख दिया, उसको फोटोन कहते हैं, ठीक है। जी। अब इस पे पढ़ते हैं। फोटॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स व्हिच मेक अप ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, ऑल फॉर्म्स, लेकिन लाइट को हम पर्टिकुलरली फोटोन कह रहे हैं। अ फोटोन इज मासलेस पैकेट और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है ना, पैकेट या क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। व्हाट दिस जी। मींस इज दैट द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड कंटिन्यूअसली बट एज डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट पैकेट्स हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है, पैकेट्स हैं, जैसा इशू में एक्सप्लेन किया था। फोटॉन होंगे पैकेट्स के, पैकेट फिक्स होंगे। जी। एक पैकेट में इतनी एनर्जी है, ये नहीं आप बोलोगे छोटा पैकेट है एक बड़ा पैकेट है, ऐसा नहीं हो सकता, फिक्स। अच्छा। So in other words, each photon carries a specific amount of energy and transfers this energy all in one go rather than supplying a consistent amount of energy। ठीक है, कंटिन्यूसली अमाउंट नहीं जाएगी। अगर फोटोन ट्रांसफर जी। करें एनर्जी तो एक साथ सारी एनर्जी दे देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन सर। समझ में आ गया फोटोन क्या होता है। जी। जी। अच्छा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन देख लेते हैं। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच एफ। यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, और ई क्या है, एनर्जी। एनर्जी। एच क्या है, एक्चुअली वो नीचे लिखा हुआ है वो। प्लांक्स कांस्टेंट। यस, ये प्लांक्स की थ्योरी है। प्लांक्स ने कहा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हमने कहा ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है प्लांक्स कांस्टेंट। वो उसने कैलकुलेट कर लिया। इसकी वैल्यू होती है 6.673 इन 10 की पावर -11, सॉरी -34। जी। वो वो होती है -11 तो ग्रेविटेशन होती है, ठीक है, -34 जूल जी। सेकंड। ठीक है, अब आपको कहा कि भाई थोड़ी सी इसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यूजिंग द वेव इक्वेशन एनर्जी कैन आल्सो बी इक्वल टू दिस। एनर्जी, हाउ एनर्जी कैन बी इक्वल, एक सेकंड होल्ड करना, मैं जरा एक चीज अटेंड करता हूँ। जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, एफ की जगह पे सी अपॉन लेमडा लिख दिया। सी क्या है, स्मॉल सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, हाँ, तो हमें पता जी। है कि फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी वेव होगी, जरूरी लाइट ही हो, ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। ये फॉर्मूला होता है वेव्स का, स्पीड ऑफ वेव का जी। फॉर्मूला है ये। अब यहाँ से अगर तुम्हें एफ की वैल्यू निकालनी होगी तो v अपॉन लेमडा हो जाएगा। जी। और हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट को हम v की जगह c लिखते हैं, स्मॉल सी है ना, इसका यूनिक नेम है। जी। 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 ये हो जाएगा c अपॉन लेमडा। तो हमने सही लिखा है यहाँ पर, एफ की जगह पे c अपॉन लेमडा। जी। सही है, तो ये हो गया ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये भी इसका एक लिखने का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, डिपेंड करता है आपके पास दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में ना, डेटा। अच्छा भाई, ई है एनर्जी ऑफ द फोटोन जूल्स में, एच है प्लांक्स कांस्टेंट जूल सेकंड में, सी है स्पीड ऑफ द लाइट मीटर पर सेकंड में, एफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, और वेवलेंथ लैम्डा मीटर्स में। ठीक है, this equation tells us that the higher the frequency of the EM radiation, the higher the energy of the photon. सिंपल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। हाई फ्रीक्वेंसी होगी हाई एनर्जी देंगे। The energy of a photon is inversely proportional to the wavelength। ये बात भी क्लियर क्यों, अगर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। जी। ये हम इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। अगर हाई वेवलेंथ की वेव होगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। सही है। सही। A long wavelength of photon of light has a lower energy than a short wavelength of photon। वही बात इसने यहाँ डिस्क्राइब कर दी है। ठीक है, अब देखते हैं वो एग्जांपल। लाइट ऑफ वेवलेंथ 490 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस एज शोन इन दिस डायग्राम। लाइट की वेवलेंथ 490 नैनोमीटर, लैम्डा हो गई आपकी। द पावर ऑफ लाइट इज 3.6 मिलीवोल्ट, मिलीवाट। ठीक है, इस लाइट की जो पावर है 3.6 मिलीवाट है। द लाइट इज completely absorbed by the surface। Calculate the number of photon incident on the surface in 2 seconds। 2 सेकंड्स क्यों दिया, क्योंकि आपको एनर्जी की जगह पे यहाँ पावर दी हुई है, तो पावर को एनर्जी को, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम। पावर को एनर्जी से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी आ जाएगी। ई आपके पास आ गया है, एच आपको पता है, आप डायरेक्टली पुट कर दोगे, एफ आप जी निकालोगे, वेवलेंथ आपको गिवन है, और सी आपको पता है, ठीक है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट, द नंबर ऑफ जी फोटॉन निकालना है। सबसे पहले आपने कहा कि भाई वेवलेंथ है 490 नैनोमीटर, इसको कन्वर्ट कर लिया, पावर 33.6 मिली वॉट है, टाइम 2 सेकंड्स है। तो आपने कहा भाई आपके पास इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी में एच आपने डाल दिया 6.63 10 की पावर माइनस 34, सी डाल दिया 3 10 की पावर 8 जो कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, नीचे आपने लैम्डा डाल दिया, सारी एनर्जी आपके पास आ गई, ठीक है। एनर्जी आ गई 4.0 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये आपके पास एक्चुअल एनर्जी आ गई इससे। अब आपने कहा कैलकुलेट द पावर ऑफ फोटॉन हिटिंग द सरफेस एवरी सेकंड, पावर ऑफ लाइट सोर्स डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। और ये लाइट सोर्स आपने दी थी, उसकी पावर कितनी थी, 3.6 10 की पावर माइनस 3, एनर्जी जी ऑफ फोटॉन की कितनी है, 4.0 10 की पावर माइनस 19। तो आपके पास आंसर आ गया 8.9 × 10 की पावर 15 पर सेकंड। मतलब अब आपके पास आ गया कि भाई पर सेकंड जो है ना इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन दैट हिट द सरफेस इन 2 सेकंड्स। भाई आपके पास आ गया कि भाई ये है आपके पास टोटल इसकी पावर। तो अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.8 × 10 पावर 16 आ गया। ये 1 सेकंड में आपको इतनी वैल्यू मिल गई ना। जी 2 सेकंड के लिए आप कैलकुलेट करना, तो कितना हो गया, इसी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 1.8 × 10 पावर 16 हो गया। सवाल देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन इन 2 सेकंड्स, ठीक है ना। तो पहले आपने क्या किया, 1 जी सेकंड निकाल लिया। आपने कहा भाई 1 सेकंड के लिए कैसे निकालेंगे, आपने इसको निकाला और लाइट की पावर निकाली जो आपको गिवन थी मिली वॉट में, ठीक है। आपने बोला ये 1 सेकंड के लिए जी पावर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी हो जाएगी ना। एनर्जी 1 फोटॉन है, नीचे जी ऊपर पावर ऑफ लाइट सोर्स है, तो पावर की जगह ऊपर भी एनर्जी रखनी चाहिए ना। तो हमने पावर की जगह एनर्जी रख दी है, लेकिन 1 सेकंड के लिए रखी है। तो एनर्जी को टाइम से मल्टीप्लाई, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो वही आ जाएगा। तो ज्यादा बेहतर है कि हम यहाँ पर जो है ना लिख दें इसको, पावर की जगह इधर लिख दें एनर्जी, ठीक है। एनर्जी और लाइट सोर्स, और इधर जो है हम मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, दिख जाएगा हमने दोनों जगह ऊपर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए ना, अलग अलग नहीं हो सकती। तो ये भी एनर्जी, ये भी जी एनर्जी, इन पर सेकंड में इतनी एनर्जी का रेशियो है। तो 2 सेकंड में कितने हो जाएंगे, 1.8 10 की पावर 16। सही है, सही है क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं। जी फोटोन का मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, एम पी इज इक्वल्स टू एम इनटू वेलोसिटी, ऐसे ही है। जी यहाँ पर आइंस्टाइन साहब ने इसको क्या कहा है, एनर्जी का है ना, वेव का है, तो ये जाहिर है एम तो नहीं। तो अब इसकी वैल्यू क्या बनती है, आइंस्टाइन शोड दैट द फोटोन ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम हैज मोमेंटम डिस्पाइट इट हैविंग नो मास। उसने तो उसको मास कहा ही नहीं है ना, क्या मोमेंटम है, क्योंकि इसकी स्पीड है, स्पीड में मोमेंटम में मास और स्पीड दोनों होती है ना। तो उसने कहा भाई इसका जी एनर्जी वैसे इसमें मोमेंटम है। सो द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज रिलेटेड टू द एनर्जी बाय दिस इक्वेशन, मोमेंटम इज इक्वल टू ई अपॉन सी, ठीक है, एनर्जी अपॉन स्पीड। क्लियर है। अभी तक हमने मोमेंटम जी के जी सर केस लेवल में पढ़ा था, हमने पढ़ा था पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। जी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने लिख दिया ई अपॉन सी। ठीक है सर जी तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, और ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया। तो हमने यहाँ से m की वैल्यू जी निकाली, m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, और ये m हमने यहाँ पुट कर दिया वैल्यू में, इसके p इज इक्वल टू mv में। तो m की जगह e अपॉन सी स्क्वायर इंटू वी, वी क्या है, वी भी c है, मतलब वेलोसिटी सी, ऊपर वाला सी और नीचे सी कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा सिर्फ c, e अपॉन सी। तो इस हिसाब से जी इट इज लाइक दिस, दिस मोमेंटम इक्वल्स टू e अपॉन सी। इसको इसकी फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमने, क्योंकि आइंस्टाइन ने इसको पार्टिकल कंसिडर ही नहीं किया था, उसने वेव कंसिडर किया, तो उसने वेव के पैरामीटर्स डाल दिए। तो वेव के पास एनर्जी भी होती है, वेव के पास स्पीड भी होती है, सही है। सही
A 5 milliwatt laser beam is incident normally on a fixed plate. The cross-sectional area of the beam is 8 into 10 power minus 6 meters square, micrometer square. No? The light from the laser has a frequency of जी 5.6 in 10 power 14 hertz. Assuming that all the photons are absorbed by the plate. ठीक है, calculate the momentum of the photon and the pressure exerted by the laser beam on the metal plate. चलो पावर कितनी है आपके पास 50 नहीं 5 मिली वॉट है फ्रीक्वेंसी 5.6 10 पावर 14 है क्रॉस सेक्शन एरिया ये है अब इक्वेशन लिखते हैं भाई हम फोटोन की एनर्जी क्या क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करना है मोमेंटम ऑफ द अच्छा मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो मोमेंटम की इक्वेशन लिख लेते हैं भाई मोमेंटम ई अपॉन सी होता है और इसकी फॉर्म में डालेंगे ई को एच एफ अपॉन सी ठीक है भाई तो हमने कहा कि ठीक है मोमेंटम इज बिकम्स ई की जगह क्या एच एफ अपॉन सी है हमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है एफ गिवन है ठीक है तो ये डल जाएगा डायरेक्टली सी तो हमें पता है क्या होती है एच की वैल्यू भी हमें पता है तो मोमेंटम निकल आएगा हमारा आसानी से हमने एच डाल जी दिया 0.6 10 पावर माइनस 34 एफ हमें गिवन था 5.6 10 पावर 14 सी हमें पता है 3 into 10 पावर 8 ठीक है 1.24 10 पावर माइनस 27 न्यूटन सेकंड आपका मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है यूनिट होता है ठीक है तो ये इसका हो गया मोमेंटम और क्या पूछा है इन्होंने pressure force upon area pressure exerted by the laser beam on the plate तो सबसे पहले फोर्स जी प्रेशर के लिए फोर्स क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमने ये फिजिक्स में पढ़ा था है ना जी 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 रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब यही है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन है ना जी एक तरह से बन रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे हमारे पास तो मोमेंटम है सही है ये काम है, यही है अच्छा मोमेंटम तो है लेकिन इसके लिए हम नंबर ऑफ फोटॉन्स भी तो निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स फिर वही हम फॉर्मूले से देखेंगे कि जो कंपैरिजन लास्ट क्वेश्चन में किया था ना पावर ऑफ लाइट सोर्स एनर्जी ऑफ वन फोटोन ठीक है भाई पावर इतनी दी हुई है आपको इसकी एनर्जी एच एफ है पावर 1 सेकंड के लिए ना 1 सेकंड के लिए तो मल्टीप्लाई 1 कर सकेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एच एफ आपको गिवन है जी गिवन है एफ भी गिवन है तो आपको पर सेकंड के फोटोन मिल जाएंगे कि पर सेकंड में इतने फोटोन निकलना है सही है और इसको हम मल्टीप्लाई जी करते हैं मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन से तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगी कि भाई कितने ईच फोटोन का मोमेंटम ये है और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ये है तो जितने भी मोमेंटम मल्टीप्लाई पर सेकंड वाले से हो जाएंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगी ठीक है 1.6 पावर 11 जी अब आप प्रेशर के लिए एरिया से डिवाइड कर दोगे 1.6 पावर 6 7 into 10 पावर माइनस 7 डिवाइड बाय द एरिया दैट इज 8 माइक्रोमीटर स्क्वायर इनको डिवाइड किया 2.1 into 10 पावर माइनस 6 पास्कल ये इसका हो गया प्रेशर जी कोई सवाल है नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम यूनिट को डिफाइन करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन सेकंड वोल्ट पीछे करें सर नीचे बैठे सर ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन ये कैसे आया देखो ये मोमेंटम फॉर्मूला है ये मोमेंटम तुमने यहाँ से निकाल लिया पी इजिकल टू एच एफ अपॉन सी से क्योंकि पी जी इजिकल टू ई अपॉन सी तो हमने ऊपर ड्राइव किया था ना हमें पता है जी ई इजिकल टू एच एफ होता है तो पी इजिकल एच एफ अपॉन सी से हमने मोमेंटम निकाल लिया एक टोटल जी अब हमने कंपैरिजन से जो है क्या कहते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकंड कर लिया पावर ऑफ या एनर्जी ऑफ वन ऑफ द लाइट सोर्स गिवन थी एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एच एफ कर दिया इक्वल्स किया तो ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड इन प्लेट 1 सेकंड टाइम अब क्या हो रहा है फोर्स भी निकाल ली फोर्स कैसे निकालेंगे भाई एक फोटोन नंबर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्वांटिटी आ गई और टोटल मोमेंटम जी और ईच फोटोन आ गया तो ईच मोमेंटम का फोटो मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो टोटल हमारे पास जो है वो आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा सही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है ये हमने एस में पढ़ लिया था हम्म सही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्योंकि पर सेकंड था टोटल नंबर आ गया तो टोटल टाइम में आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड फोर्स आगे डिवाइड बाय जी एरिया क्या प्रेशर आ जाएगा जी ठीक है
जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है आपका एनर्जी का, ठीक है। इसको हम जी। क्यों इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, क्योंकि जब छोटे पार्टिकल होते हैं ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी की वैल्यू होती नहीं है, तो बार बार 10 की पावर में लिखना पड़ता है, तो बड़ा एक लंबा लगता है ना, हर जगह बार बार हम्म, 10 की -16 -18 -19 चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जी। वोल्ट का एक में बार बार भी लिखते हैं, बार बार इतनी बड़ी वैल्यू ना लिखें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकलता है हमें पता है, वोल्टेज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज होता है, ठीक है ना, जी। एस होगा। तो आपने कहा कि भाई ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट व्हिच इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेरी स्मॉल एनर्जीज, दिस इज बिकॉज़ द क्वांटम एनर्जी टेंड्स टू बी मच स्मॉलर देन 1 जूल। 1 जूल बहुत बड़ा यूनिट है ना, मतलब माइक्रो और पिको जूल से ऊपर की कहानी है। जी। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज derived फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस v था, E अपॉन q। यहाँ से हमने कहा when an electron travels through a potential difference, energy is transferred between 2 points in a circuit, that is called electric field, or electric field. जी। If an electron with a charge of 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, जो कि basic elementary charge है एक इलेक्ट्रॉन का, travels through a potential difference of 1 volt, 1 volt के potential difference के through गुजर रहा है, the energy transferred is equals to E is equals to QV, है ना, V is equals to E upon Q है, तो E is equals to क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा यहाँ से। तो जी। आपने भाई अगर QV है, तो अगर एक चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन है खाली जो गुजर रहा है और 1 वोल्ट की वजह से, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो एनर्जी आ गई जी। 1.6 × -19। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन जी। वोल्ट फाइंड, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन इसको बोल देंगे दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, there is defined as the energy gained by one electron या an electron traveling through a potential difference of 1 volt is called 1 electron volt। 1 electron volt equals to 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, सही जी। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेगा आपको तो आपको इसी से मल्टीप्लाई कर देना 2 को। जी सही। रिलेशन टू काइनेटिक एनर्जी, when a charged particle is accelerated through a potential difference, it gains kinetic energy. If an electron accelerates from rest, an electron volt is equals to the kinetic energy gained. क्यों? अगर रेस्ट है तो जितनी काइनेटिक एनर्जी उसमें गई होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के उतने बराबर होगी ना उसके। जी रीअरेंजिंग द इक्वेशन गिवन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा भाई, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने निकालनी है तो v को आपने ड्राइव किया तो ये होगी अंडर रूट 2 ev अपॉन m। जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप कितना है भाई? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन। ठीक है भाई, तो कितनी काइनेटिक जी एनर्जी होगी उतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर उसकी एनर्जी होगी। दैट सिर्फ कन्वर्जन ही है। सही आपने कहा कि ठीक है, जी जैसे हम v को ड्राइव करते हैं अंडर रूट 2 ev अपॉन m, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, जी show that the photon of light is with wavelength 700 nanometers about 1.8 electron volt। लाइट के फोटोन विद वेवलेंथ ये है, इसकी एनर्जी इतनी है, शो करना है, एनर्जी निकाल के दिखाएंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एच एफ है, इक्वल एच एफ या एच सी अपॉन लैम्डा, डिपेंड करता है गिवन क्या है। यहाँ वेवलेंथ गिवन है तो एच सी अपॉन लैम्डा रहेंगे, एच हमें पता है, सी हमें पता है, लैम्डा हम यहाँ से उठा के डाल देंगे 700 नैनोमीटर। तो हमारी जी एनर्जी आ रही 0.84 10 पावर माइनस 19 जूल। ये एनर्जी आ गई। अब इसके इलेक्ट्रॉन जी वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर जी डिवाइड हो जाएगा? 2.84 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 19, माइनस 19 प्लस 9 कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे डिवाइड हो 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बन जाएगी। कि भाई 1.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड थी आप। जी सही है। जी अच्छा भाई, तो कुछ बीच में छूट तो नहीं गई? मैं नीचे कर दूंगा। सही है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की बेसिस देख लेते हैं पहले। Photoelectric effect is a phenomena in which electrons are emitted from surface of a metal upon the absorption of electromagnetic radiation। ठीक है, सरफेस ऑफ मेटल पे जी क्या होता है कि जब आप किसी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन देते हो तो उसकी दूसरी साइड से लाइट इमिट होती है, या वाइस वर्सा, किसी साइड से लाइट देते हो दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी इमिट होगी। ठीक है, जी
तो आपको कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन हो गई इलेक्ट्रॉन की, और इन द फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और आपकी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है। हेलो। हेलो। मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि वो माइक्रोफोन आपका खराब हो गया है, ऐसा लग रहा था अभी बीच में। वो हिल गया था यार, अब सही है। जी बेहतर है। वो उस वक्त अभी नॉब भी निकल गई थी इसकी ना, पिन, तो मैंने देखा जी बाहर आवाज आ बेहतर है जी अब। जी सही सही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द मेटल इन दिस मैनर आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना जो, इनको कहेंगे क्या, इनको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि लाइट की वजह से निकले ना ये। जी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट एविडेंस दैट लाइट इज क्वांटाइज्ड और कैरीड इन डिस्क्रीट पैकेट्स, ठीक है ना। वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने आपको कहा भाई डाइट क्वांटाइज्ड है और डिस्क्रीट पैकेट में एनर्जी निकालती है, इसने कंफर्म किया प्लांक्स की थ्योरी को कि जितने इतने आप इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो उतनी उतनी लाइट निकल रही है, जितनी इतनी लाइट दे रहे हो उतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इक्वल रेशियो से। जी So this is shown by the fact that each electron can absorb only a single photon. This means only the frequency of light above a threshold frequency will emit a photoelectron. इसका मतलब क्या हुआ कि हर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ना, लाइट नहीं निकलेगी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स को वो मिल जाएगी तब वो फिर लाइट को एमिट करेंगे। एक लाइट है, वो उतनी एनर्जी दे देगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। जी तो उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि उसके बाद से ये फिनोमेना स्टार्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और जी। उसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जी सही। हम्म। देखो यहाँ दिखाया भी है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन, कि मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे लाइट फॉल करवाई आपने, इस पे फोटॉन्स मिले इसको, फोटॉन एनर्जी दी, ये निकल गया बाहर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल एंड लाइट शाइन्स ऑन इट। फोटो इलेक्ट्रॉन इसमें गया और इसने इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी। So observing सही। photoelectric effect. The photoelectric effect can be observed on a gold leaf electroscope. गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप पड़ा हुआ ओ लेवल में, जी तो उसमें वो मूवमेंट उसकी दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं। सही। A plate of metal usually zinc is attached to a gold leaf. गोल्ड लीफ सिगरेट नहीं है भाई, ये मतलब गोल्ड का पत्ता है। जी जी हेलो, वो फिल्म होती है ना जो गोल्ड की, वो है। Which जी initially has a negative charge, causing it to repel by a central negative charge rod. This causes negative charge electrons to build up the zinc plate. UV light is shown onto the metal plate, leading the emission of the photoelectric electrons. UV light, कोई भी लाइट दे सकते हो, यूवी दे रहे हो आप, तो आपने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स को emit करने में मदद देंगे। This causes the extra जी electrons on the central rod and the gold leaf to be removed, so the gold leaf begins to fall back towards the central rod. जब इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो फिर नीचे आ जाएगा ये लीफ, ठीक है। This is because they become less जी negatively charged and hence repel less. Some notable observations: placing the UV light source closer to the metal plate causes the gold leaf to fall more quickly. Using a higher frequency light source does not change how quickly the gold leaf falls. Using a filament light source causes no change in the gold leaf position. Using a positively charged plate also causes no change in the gold leaf position. ठीक है भाई, क्या क्या फर्क पड़ रहा है इसको? Placing the UV light source closer to the metal plate causes the gold leaf to fall more quickly, यानी कि UV light से फर्क पड़ रहा है। यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी लाइट जी डज नॉट चेंज, हाई फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अगर अलग हो गई थ्रेशोल्ड से तो कोई फायदा ही नहीं है। जी यूजिंग अ फिलामेंट लाइट सोर्स कॉजेज नो चेंज, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट कॉजेज नो चेंज, ठीक है भाई। आपने जी तो यूवी लैंप मारनी है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, जिंक की प्लेट है, इसके नीचे गोल्ड लीफ है, ये ऊपर नीचे होगा जब आपके इस पे करंट आएगा ना, ठीक है। आपने क्या किया, यूवी लैंप से यूवी फॉल करवाई, यूवी फॉल करवाई, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। इलेक्ट्रॉन का नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फोटॉन्स की वजह से निकलते हैं, ठीक है। तो फोटोन निकलेंगे, इसमें से नेगेटिव जी चार्जेस कम हो जाएंगे, तो गोल्ड लीफ जो है वो अपनी अट्रैक्शन खत्म करके वापसी नीचे आ जाएगा, ठीक है। जी गोल्ड लीफ फॉल्स एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। अब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो गोल्ड लीफ चार्ज ही नहीं रहा ना, ठीक है। जी
ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन थी कि गोल्ड लीफ ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन आना जाना कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन थे जी तो वो ऊपर हुआ होता, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नीचे हो जाएगा। अब जी इसकी एक्सप्लेनेशन के बाद कैलकुलेशन है। ये फोटो इलेक्ट्रिक ही चल रहा है अभी तक। थ्रेशोल्ड जी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, जो हमने कहा था जिस जो फ्रीक्वेंसी जिस कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम्म एंड वेवलेंथ पे बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाई low frequency source such as filament lamp was unable to liberate an electrons in the Goldilocks experiment. The threshold frequency is defined as the minimum frequency of the incident electromagnetic radiations required to remove a photoelectrons from the surface of a metal. ठीक है भाई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी रेडिएशन लाइट की फॉर्म में हो जिसकी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी हो कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके, ठीक है। जी जो मैंने शुरू में वर्क फंक्शन में तुम्हें कहा था इसके बारे में कहते हैं उसको, ठीक है। जी The threshold wavelength related to the threshold frequency by the wave equation is defined as the longest wavelength of the incident of electromagnetic radiation that would remove a photoelectron from the surface of the metal. वही वाली बात है, इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी वेवलेंथ, वो वाली वेवलेंथ मैंने ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, जिसे उल्टा है ना ये, जी ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फोटो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट वेवलेंथ क्या होगी, वो लॉन्गेस्ट होगी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। हर मेटल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, जाहिर है। कोई जल्दी अचीव कर लेगा मेटल, कोई देर से अचीव करेगा, उसके अंदर उसकी अपनी रेजिस्टेंस जी है। सोडियम का है 4.4 नेटवर्क 14 हर्ट्स, पोटेशियम का और ज्यादा है, जिंक की कम है, नहीं जिंक की भी ज्यादा है, आयरन की ज्यादा है। वही बोला कम कैसे होगा, इन सब की जितना गोल्ड जितना ज्यादा मेटल होगा उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। सबसे जी कॉपर है, फिर गोल्ड है, फिर सिल्वर है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, सिल्वर की है, ठीक है। जी क्लियर है यहाँ तक। जी जी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अब इक्वेशन पे बात करते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। Since energy is always conserved, the energy of incident photon is equal to the threshold energy plus the kinetic energy of the photon, photoelectron. टोटल एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो मिनिमम एनर्जी जो स्टार्ट करेगी ना इस प्रोसेस को, वो तो आपको देनी ही देनी है। जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव करवाएगी हमारे को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जी के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, तो जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहुंचने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए ना, ई इज इक्वल टू एच एफ। जी तो थ्रेशोल्ड जी जी फ्रीक्वेंसी अचीव करने के थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होगी, वो ई होगी, या ई के नीचे ई टी एच लिख दो आसानी के लिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस मेटल से, तो फिर वो मूव करेंगे तो करंट बनेगा, जब मूव करेंगे तो उनकी अपनी वेलोसिटी होगी, तो फिर उनकी एनर्जी जी कैसे निकलेगी, फिर उनकी एनर्जी निकलेगी काइनेटिक एनर्जी से, है ना। सही तो यानी कि दो एनर्जी का सम टोटल एनर्जी है, तो पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी जिससे फ्रीक्वेंसी अचीव हो जाए, फिर जब मूव करना स्टार्ट कर देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जी जी इन दोनों का सम होगा ये। दिस एनर्जी द एनर्जी विद इन अ फोटोन इज इक्वल टू एच एफ। द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन्स टू रिलीज इट फ्रॉम द मटेरियल, द वर्क फंक्शन देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, रिलीज फ्रॉम अ जी मटेरियल दैट इज द वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बेसिकली वो एनर्जी होती है जो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे अचीव होती है, ठीक है। सही एंड गिव्स इमिटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन, द रिमेनिंग अमाउंट एज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि कह रहे हैं कि भाई जो सिर्फ इनको स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए, द एनर्जी विद इन फोटोन इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। लेकिन जब प्रोसेस स्टार्ट होगी और ये मूव होना शुरू होगा फोटो इलेक्ट्रॉन, तो फिर इनको जो एनर्जी दे रहे होंगे वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दिस इक्वेशन जी इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ई इज इक्वल टू एच एफ, एच एफ क्या होगा, स्टार्ट कराने के लिए एनर्जी, ठीक है, is equals to phi जी plus half mv square. Sorry, hf is total energy, phi is the work function। phi क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अचीव कर ले, सही है। तो सर फाइव दिया होगा हाँ हाँ दिया, वो खुदा ऐसी बात है। फाई की इंसेप्शन देख लो, फाई है क्या, वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। फाई को वर्क फंक्शन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। सही और इसमें ऐड कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। मैक्सिमम फोटोन कितनी एनर्जी ली है वो डाल दो तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। सही सिंबल्स क्या है, एच एफ लॉन्ग एफ फ्रीक्वेंसी ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन हर्ट्ज में,
फाइ जो वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल जे में, एम वी स्क्वायर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन जे में. दिस इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट्स if the incident photon do not have a high enough energy to overcome the work function, then no electrons will be emitted. क्यों? ये क्या कह रही है? कह रही है कि भाई इक्वेशन कि अगर आपके पास सिर्फ फाइ तक की ही एनर्जी है, इससे ज्यादा नहीं है, तो आपका फोटोन फिर निकलेगा ही नहीं बाहर. फिर वो क्या करेगा? बाहर जाकर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो गिर जाएगा. तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि थोड़ी एनर्जी फोटोन लेके, फोटोन नहीं सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर भी तो ट्रेवल करे ना मेटल से. वरना क्या होगा? जी रेडी टू लीव होंगे लेकिन कभी लीव कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कोई एनर्जी जो दे रहे हो उससे वो फंक्शन जितनी दे रहे हो, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी दे रहे हो, थ्रेशोल्ड से आगे दोगे तो चलेंगे ना वहाँ. जी ठीक है. सो व्हेन एच एफ नॉट इज इक्वल टू फाइव, यानी फाइव ने नाम किसको दिया? एच एफ नॉट को दिया. एच एफ नॉट क्या है? एफ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ई इज इक्वल टू एच एफ है, तो इसमें एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको नाम फाइव दे दिया. Where F naught is the threshold frequency, photoelectric emission only occurs. ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है जो मैं बता रहा हूँ. तो E के max depends on the frequency of the incident photon, do not intensity of the radiation. Incident photon की speed पे frequency पे depend करता है E के max की कितनी maximum kinetic energy होगी इसकी. The majority of the photoelectron will have kinetic energy less than E के max. E के max से कम ही होगी सबकी, जी ज़्यादा पॉइंट पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन जाएंगे. सही है. जी सब प्लॉट करते हैं, वर्क फंक्शन को प्लॉट करते हैं. y इक्वल्स टू mx प्लस c से इक्वेशन प्लॉट करते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैन बी अरेंज इनटू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. इसमें आपने कहा कि भाई ई के मैक्स, कंपेयरिंग दिस टू अ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ई के मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव. क्यों? जी देखो जरा, ये आपकी हो गई ई के मैक्स हो गई. सही है ना. जी तो अगर मैं इसको ड्राइव कर लूं तो ये क्या बन जाएगा? ई माइनस एच एफ बन जाएगा. ई के मैक्स इक्वल टू ई माइनस एच एफ हो जाएगा, एच एफ नॉट ई जी माइनस फाइव कर लो. चलो, है ना. जी और एनिटेशन ऑन है, इसको ऑफ करना पड़ेगा फिर आगे जा सकेंगे. क्या ये हुआ ये ई के मैक्स देखो, मैंने ऊपर जो ड्राइव करके दिखा ना, ई के मैक्स इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव. ठीक है, ये जी दिया. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस टी क्या होता है? आपने इक्वेशन बनाई भाई, y आपने ले लिया ई के मैक्स को, तो ये y एक्सिस पे आ गया. x आपने ले लिया जी f, f आ गया आपका x एक्सिस पे. h आपका आ गया m, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना. तो m आपका h हो गया जो कि ग्रेडियंट है, देखो ये रहा. और c क्या है आपका? x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है. ठीक है, यानी जी वो वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसपे बेसिकली, वो वैल्यू ऑफ एनर्जी जिसपे फ्रीक्वेंसी जीरो. तो बेसिकली उस पॉइंट पे जो है आपने क्या किया? आपने कहा भाई एनर्जी जीरो है किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे. ठीक है. और जी फ्रीक्वेंसी जीरो किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे. तो ये पॉइंट आपका हो गया माइनस फाइव का पॉइंट. भाई हम यही करते हैं ना, सही वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? एक्स को जीरो कर देते हैं, तो एक्स यहाँ पर एफ है, जी एफ को जीरो करूंगा तो मुझे फाइव मिल जाएगा. जी तो माइनस फाइव पीछे जाके मिलेगा, माइनस फाइव ये रहा. तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई यहाँ, सही है पूरी स्ट्रेट लाइन बनाई हमने. हमने कहा इस तरह की जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बन रहा होगा आपस में, जिसका ग्रेडियंट एच होगा, प्लांक्स कांस्टेंट. तो ये मैक्सिमम सही काइनेटिक है एनर्जी का ग्राफ है. बेसिकली ग्राफ किसका? मैक्स ई के मैक्स का ग्राफ है ना, क्योंकि ई के जी मैक्स यहाँ पे आ रही है, मैक्सिमम इस पे जाएगी फिर इस पे जाएगी. नंबर द की एलिमेंट्स हैं. द वर्क फंक्शन फाई इज द वाई इंटरसेप्ट, ये फाई वाई इंटरसेप्ट है. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज द एक्स इंटरसेप्ट. देखो ये एक्स इंटरसेप्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाई जीरो कर दिया. जब वाई एनर्जी जीरो की तो आपके पास आंसर में क्या बच जाएगा? ई के मैक्स तो जीरो हो जाएगा. सिर्फ एनर्जी जो बचेगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बचेगी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी कि वर्क फंक्शन है इस पॉइंट पे एफ नॉट पे. सही. जी ग्रेडियंट इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एच, ये बता दिया हमने.
and there is no electron emitted below the threshold frequency. हमने कहा भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पीछे जो है कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर कोई लाइन भी नहीं है। थ्रेशोल्ड से पहले तो वही होता ही नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे कोई लाइन भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है? लाइक जी जी। अच्छा भाई। तो आज के इतना ही रखें। हाँ, क्योंकि आज ये काफी हो गया मुझे, ये तुम पहले इसको याद करो, फिर मैं इसकी तुम्हें न्यूमेरिकल करवाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में फंस हो गया अगर तुम्हें इक्वेशंस याद नहीं होंगी। लेकिन भाई ये सारी इक्वेशंस पढ़ना ढंग से, इसको समझना, क्योंकि इसके ऊपर फिर क्वेश्चन। जी सही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। ओके। चलो। अल्लाह।